नमस्कार, पोल फ्लैश के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली के एससी मतदाताओं के बारे में कि कैसे उनकी बसावट रही है, कैसा उनका चुनाव में इन्फ्लुएंस रहा है और भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो उन मतदाताओं से और जो प्रत्याशी होते हैं उनसे जुड़ी हुई है। मेरे साथ बातचीत में आज हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संतोष कुमार जी। आज हम इन्हीं से जानेंगे कि जो दिल्ली के एससी मतदाता हैं उनका इन्फ्लुएंस क्या रहा है। इन्फ्लुएंस से पहले हम लोग ये समझ लेना कि इनकी बसावट कैसी है दिल्ली में। दिल्ली में पॉपुलेशन कितनी है इनकी, किस तरह कहाँ कहाँ है बसावट इनकी, क्या पॉलिटिकल स्टेटस है इस कम्युनिटी का, वो सब पे बात करना जरूरी है। तो इसमें पहले तो यही है कि दिल्ली 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ पे करीब 17% के आसपास एससी वोटर थे। ये ऐसा भी नहीं कि किसी एक जगह पे बसे हुए हों, पूरी दिल्ली में फैले हुए हैं। ये बात अलग है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इनकी डेंस पॉपुलेशन है, सघन आबादी है। इस कैटेगरी के लोग, इस श्रेणी के लोग जो है वहाँ पे ज्यादा रहते हैं। सर, जातियाँ कितनी हैं जो आप बता रहे हैं कि बड़ी आबादी रहती है? हाँ, एससी मतलब ऐसा नहीं है कि अनुसूचित जाति मतलब टोटलिटी में कोई एक ही जाति हो, उसमें भी जातियां हैं। दिल्ली में करीब 36 जातियां हैं और उसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावी है वो जाटव समाज है, वाल्मीकि समाज है। वाल्मीकि का तो शायद एक हमारे नई दिल्ली में एक वो भी रहे, पूरी सोसाइटी भी है। मंदिर भी है वहाँ पे। हाँ, जैसे कोई पॉलिटिकल कैंपेन होता है, चाहे आम आदमी पार्टी ने तो अपना पॉलिटिकल कैंपेन जो पहला था यहीं से शुरू किया हुआ था। और अरविंद केजरीवाल हर चुनाव से पहले एक बार यहाँ जरूर जाते हैं, जो अपना पॉलिटिकल कैंपेन शुरू करते हैं। वैसे तो जाते ही रहते हैं, लेकिन जब इनका ऑफिशियल पॉलिटिकल कैंपेन शुरू होता है तो वाल्मीकि बस्ती, वाल्मीकि मंदिर है वहाँ पे, जो मंदिर मार्ग पे हमारे ऑफिस के बगल में भी है, मंदिर मार्ग पे है, वहाँ जाते हैं ये, और वहाँ पे जाके वहाँ से अपना पॉलिटिकल कैंपेन शुरू करते हैं। हाँ, वाकई में बड़ा दिलचस्प भी है ना कि जब वो पहली बार दिल्ली में उनकी सरकार आई थी तो वहाँ जाके उन्होंने झाड़ू भी लगाया। वाल्मीकि समाज में मोदी भी वहाँ गए थे। हाँ, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया हुआ था, तो उसकी जो शुरुआत की थी इन्होंने दिल्ली में, वो वाल्मीकि मंदिर गए थे। वाल्मीकि मंदिर से पहले मंदिर मार्ग थाना है, वहां जाके वो बड़ा विजुअल चर्चित हुआ था कि जाके झाड़ू लगाई थी प्रधानमंत्री मोदी ने। जैसा आपने बताया सर कि 36 जातियां हैं इधर दिल्ली में, और वो कुछ तो जैसे हमने वाल्मीकि पर बात की थी, जो वाल्मीकि समुदाय है वो नई दिल्ली में रहता है। ऐसे जो और जातियां हैं वो कैसे रहती हैं? और उसमें जो देखोगे ना कि जैसे हमने बताया ना, पूरी दिल्ली में इस समुदाय के लोग रहते हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि इस इलाके में नहीं रहते हैं या इस विधानसभा में नहीं रहते हैं, लेकिन जो मेजर इनका वो है डेंस पॉपुलेशन है इनकी, वो 600 के आसपास झुग्गी बस्तियां हैं और 1700 के आसपास कच्ची कॉलोनियां हैं। वहां पे ज्यादा निवास करते हैं। बाकी जो और भी हैं वो कहाँ रहते हैं? रैगर है, खटीक है, कोली समाज है, बैरवा समाज है। इस तरह करीब 36 जातियां हैं और ये दिल्ली के सारे मतलब पूरी दिल्ली में फैली हुई हैं। लेकिन 12 ऐसी विधानसभा की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 12 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे इनकी आबादी ज्यादा है और वो जो है इसी कैटेगरी के लिए वो आरक्षित है। ये एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित है। इसका मतलब ये होगा कि वहां से इसी तबके से आने वाला नेता जो है वो कैंडिडेट होगा। तो मतलब वहाँ पे बहुत ज्यादा मतदाता होंगे और वो आरक्षित है। लेकिन शायद ये तो पूरी दिल्ली में उसके अलावा फैले होंगे। कहा ना कि पूरी दिल्ली में फैले हुए हैं। 12 ही आरक्षित हैं ही, उसके अलावा करीब 6 और सीटें हैं जहाँ पे एक तरफ जिस भी पार्टी की तरफ उठ जाता है उसके लिए वो फायदे का सौदा होता है, वो नतीजों को इन्फ्लुएंस करता है। इसके अलावा भी करीब 35 सीटें ऐसी हैं यहाँ पे दिल्ली में कि जहाँ पे है कि एक तरफा उठ गया तो वो नतीजे में असर डाल सकता है, जो अलग अलग एनालिस्ट मानते हैं कि दिल्ली में इनकी ये स्थिति है, इस तरह की स्थिति है पॉलिटिकल यहाँ पे। और इसी का जो फाइनल आउटकम आता है वो उसमें आता है, नतीजों में आता है। जो अगर 1993 से लेकर 2020 तक की पॉलिटिकल जर्नी देखें, इलेक्टोरल जर्नी देखें, तो उसमें रिफ्लेक्ट भी होता है जो विधानसभा चुनाव चले आ रहे हैं जो। तो जैसा भी हमारी तुमसे बात हो रही थी कि इस जो 12 सीटें हैं, जैसे 2008 के पहले 2008 में यहाँ परिसीमन हुआ था तो उसमें जो है 12 सीटें तभी से हैं। उसके पहले 13 सीट थे यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी में आती थी वो। और इसमें एक ट्रेंड ये भी दिखता है, वो संयोग नहीं है क्योंकि पूरी दिल्ली में फैले हुए हैं, तो सेंस एक ही तरह का देता है। या इस कैटेगरी का वोटर किसी एक ही पार्टी के हक में जाता है।
वो तो इसी का जो रिफ्लेक्शन होता है ना कि जिस पार्टी के हक में ज्यादा सीटें गई रिजर्व कैटेगरी की, उसकी सरकार बनी यहाँ पे। जैसा आप बता भी रहे थे 35 सीटें पूरा इन्फ्लुएंस रहता है, तो कहीं ना कहीं हाँ हाँ मतलब एक तो बड़ा तबका है। देखोगे ना कि 1993 में जो पहला यहाँ चुनाव हुआ था, जो एलसीटी एक्ट के आने के बाद भाजपा की सरकार बनी थी, उसमें 13 सीटें जो थी रिजर्व, उसमें से 8 सीटें जो है भाजपा के हक में गई थी और 5 सीटें जो है कांग्रेस के हक में गई थी। और जो है जैसा हमने कहा भी कि जिसके हक में ज्यादा सीटें रहती हैं वही सरकार बनाती है दिल्ली में। ये ट्रेंड दिखता है यहाँ पे एक तरह से। और उसके बाद के चुनाव में जब देखेंगे ना, तो भाजपा कभी भी इन जो रिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं वो जो है ज्यादा अपने हक में नहीं ला सकी है। जैसे 1998 में चुनाव हुआ, उसमें 12 सीट कांग्रेस के हक में गई, कांग्रेस ने सरकार बनाई। 2003 में 10 सीट कांग्रेस के हक में गई, कांग्रेस ने सरकार बनाई। 2008 में 9 सीट कांग्रेस के हक में गई, कांग्रेस ने सरकार बनाई। 2013 वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2013 में हंग असेंबली थी, यहाँ पे भाजपा सबसे ज्यादा सीट भाजपा के पास थी, दूसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी थी, तीसरे पे कांग्रेस थी। तो जो आरक्षित कैटेगरी की सीटें हैं उसमें मैक्सिमम 12 में से 9 सीट जो है आम आदमी पार्टी के पास गई थी, और संयोग से आम आदमी पार्टी ने ही सरकार बनाई 2013 में भी, जबकि वो रनर अप थी, फिर भी सरकार बना दी और जो पैटर्न है वो चला आया, फिर वो पैटर्न टूटा नहीं, ब्रेक नहीं हुआ। और उसके बाद जो है 15 और 20 इसमें 12 की 12 सीटें जो है आम आददमी पार्टी काबिज है 12 की 12 सीटों पर, और वो सरकार बनाई। तो इस हिसाब से जो अगर इनका हम वो देखें पॉलिटिकल जो वो रिजल्ट होता है, अच्छा रिजल्ट होता है पॉलिटिकली इलेक्शन में जो रिजल्ट होता है इन सीटों का, उसमें जिसने बढ़त बनाई इन सीटों पे उसने दिल्ली में सरकार बना ली। अच्छा, वही सिकंदर हुआ मान लो एक तरह से दिल्ली का। और क्या ये दिल्ली में ही है, कहीं पूरे इंडिया में या आसपास और भी जगह होता हुआ ऐसा? नहीं, तो हर स्टेट का मतलब ऐसी कैटेगरी का आउटर तो होता है, हर जगह पे रिजर्व सीटें होती है। लेकिन दिल्ली के लिए 2 स्टेट को समझना जरूरी है, एक तो उत्तर प्रदेश, एक पंजाब। क्योंकि पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी सरकार है, वहां पे करीब 32% के आसपास की आबादी एससी कैटेगरी से की है, और यूपी में भी 20% के आसपास की आबादी जो है वो एससी है। तो इसमें देखेंगे हम दिल्ली में, जैसे बीएसपी ने वहां पे 4 बार सरकार बनाई है यूपी में, 20% वोट लेके बीएसपी ने 4 बार सरकार बनाई है, और बीएसपी ने दिल्ली में परफॉर्म किया है। दिल्ली में उसका जो स्वर्णिम काल रहा है 2008 में रहा है। हालांकि बहुत मतलब सीटें 2 ही कन्वर्ट कर पाई थी अपने हाथ में, लेकिन जो वोट परसेंटेज था उसका 14% के आसपास था। 14% वोट लेके बदरपुर और गोकुलपुरी रिजर्व सीट थी, और बदरपुर जो है वो जनरल सीट थी। ये सीटें बीएसपी के पास गई थी। लेकिन उसके बाद चूंकि उस जब ये परफॉर्मेंस रहा बीएसपी का दिल्ली में, उस समय यूपी पर जो काबिज थी वो बसपा सुप्रीमो मायावती थी, सीएम थी वहां की, और उस समय जो है 19 के आसपास सांसद थे बसपा के जो यूपी से आते थे। उसका इन्फ्लुएंस यहाँ दिखाई पड़ा, मतलब बॉर्डर को चीरते हुए वहां तक दिल्ली तक पहुंच गई। मतलब उसका जो इम्पैक्ट है वहां की सरकार का यहाँ भी दिखा, और 2 सीटें जीत गई है बसपा यहाँ पे। लेकिन उसके बाद जो है वो लगातार घटता गया वोट शेयर इनका, और इस मतलब पिछले चुनाव में 0.70% के आसपास ही वोट इनको मिला है यहाँ दिल्ली में बसपा को। तो मतलब क्योंकि जैसे हमारी बातचीत हो रही है कि 12 रिजर्व सीट हैं, 2008 के बाद से 12 रिजर्व सीट हैं, तो जो पार्टियां हैं वो कितने उतार रही हैं, कितनी तवज्जो देती हैं? वो तो जैसे 12 रिजर्व सीट है तो 12 को तो उतारना पड़ेगा। हाँ, उसमें तो कोई चॉइस 12 तो मिनिमम है ही। हाँ, वो तो उसमें तो कोई चॉइस है ही नहीं किसी पार्टी के पास। तो इस बार के हम अगर उस पर देखेंगे कि कितने उम्मीदवार उतारे हैं तीनों पार्टियों ने, जो तीनों प्रमुख दल है यहाँ पे। हालांकि बसपा इस बार भी लड़ रही है, 69 सीट पे लड़ रही है यहाँ पे, लेकिन उतना ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है बसपा का भी ग्राउंड पे। अंडर करंट तो अलग बात है, लेकिन जो जाहिरा तौर पर जो दिखना चाहिए उस तरह कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है बसपा का। लेकिन इसमें हम आम आदमी पार्टी देखें, आम आदमी पार्टी ने 12 कैंडिडेट दिए हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली में 12 कैंडिडेट हैं, सिर्फ रिजर्व कैटेगरी पे ही उन्होंने इस समुदाय के कैंडिडेट उतारे हैं।
लेकिन भाजपा ने एक्सपेरिमेंट किया है, उसने 14 सीटें जो हैं अनुसूचित जात से ताल्लुक रखने वाले अपने नेताओं को दी हैं। और वो जो 2 सीटें हैं, एक मटिया माल, एक बल्ली मारान है, ये सामान्य सीटें हैं, लेकिन यहाँ से जो है SC कैटेगरी के उम्मीदवार हैं भाजपा के। इसी तरह कांग्रेस ने भी एक एडिशनल सीट दी है, 13 सीट दी है। अच्छा, 12+1। नरेला का जो कैंडिडेट है कांग्रेस का, वो SC कैटेगरी से ही आता है, लेकिन वो जनरल सीट होगी। हाँ, जनरल सीट जनरल है, कैंडिडेट जो है वो SC कैटेगरी का है। लेकिन शायद जितना अगर मैं हमारी बातचीत से मालूम हुआ है मुझे, तो क्या कह भी सकते हैं कि जो SC कम्युनिटी है जो वो वोट बैंक की तरह भी काम करती है। वोट बैंक तो है ही ना, 12 तो है ही, 12 सीटें तो है ही वोट बैंक के तौर पे। इसीलिए देखोगे कि मतलब पॉलिटिकल कैंपेनिंग में एक कोर इशू रहता है SC कैटेगरी का। SC कैटेगरी के लिए अलग अलग तरह के अनाउंसमेंट होते हैं, और चूंकि इस कैटेगरी के लोगों की जो बड़ी प्रॉब्लम है वो एजुकेशन है। तो देखोगे तीनों पार्टियों का, अगर मैनिफेस्टो देखोगे तो तीनों पार्टियों ने पढ़ाई पे बहुत फोकस किया हुआ है। प्राइमरी से लेके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन विदेश भेजने तक के लिए स्कॉलरशिप देने का वायदा तीनों पार्टियों ने किया हुआ है अपने अपने तरीके से। उसी तरह एक इशू आता है वाल्मीकि समाज के लोग, चूंकि नौकरियों में जो सफाई कर्मी हैं ज्यादा हैं, तो उनकी नौकरी को पक्का करने का भी रहता है, वो कांटेक्ट पे हैं, तो ये भी एक इशू रहता है। हर पार्टी वादा करती है, देती है नहीं देती है, वो अलग इशू है, लेकिन ये वादा हर चुनाव में रहता है, पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। इस बार तो इस तरह से जो है उसको अपने हक में लाने की, SC कैटेगरी के वोटर को अपने हक में लाने की पॉलिटिकल पार्टियां तो कोशिश करती हैं, लेकिन जो विश्लेषक हैं या इस कैटेगरी से आने वाले चिंतक हैं, उनका ये मानना है कि दिल्ली में जो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हुआ है, न दिल्ली में हुआ है, न ही पंजाब में हुआ है, यूपी में हुआ है, और यूपी में जो हुआ वो बसपा के थ्रू हुआ। तो इस मतलब जो एनालिसिस्ट हैं उनका ये कहना भी रहा है कि मतलब 17% के आसपास अगर आबादी है इसकी SC कैटेगरी की, तो लेकिन उसके बावजूद भी कोई नेता नहीं, कोई बड़ा नेता इस कैटेगरी से नहीं आता है। वो दिल्ली का कोई ऐसा नाम नहीं मिलता है कि जिसको मान लिया जाए कि इस इनका नेता है, इस समुदाय का नेता है। जैसे आम आदमी पार्टी में राजेंद्र पाल गौतम मंत्री रहे हैं, कैबिनेट में जगह दी थी अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन कुछ विवादित बयान आए उनके, उसके बाद उनको मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा और फिर वो पार्टी छोड़ दी। इसी तरह उनके बाद राजकुमार आनंद को मंत्री बनाया गया, उनकी भी नहीं निभ पाई, वो भी रिजाइन कर गए, वो भी दूसरी पार्टी में चले गए, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो मतलब कोई स्थापित नेतृत्व या नेता इस कैटेगरी से नहीं आया है। इसको लेके इसके जो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं या जिनको चिंतक कहा जाता है, विचारक कहा जाता है, वो कई बार सवाल भी उठाते हैं कि जब तक इस कैटेगरी से लीडर नहीं आएगा तब तक हकीकत में इनका एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना थोड़ा कठिन है। जब आएगा तभी इनके हित की बात करेगा, जो वो लोग मानते हैं। हाँ, मतलब वो एक थ्रेशोल्ड सा है कि जब तक उसको पार न कर पाए, तो भले ही वहाँ से नेताओं को निकाला जा रहा है, लेकिन जब तक वो एक बड़ा नेतृत्व जैसा आप बोल रहे हैं। वही पंजाब को लिए भी कहते हैं कि पंजाब में जो है 32% के आसपास पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ भी लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ भी कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो CM, डिप्टी CM या कोई बड़ी जिम्मेदारी होल्ड कर सके। तो जैसा हमारी बातचीत से स्पष्ट हो रहा है कि जो भी इन सीटों पे जो SC जहाँ पे कैंडिडेट्स उतरते हैं उनको साधने में जो कामयाब रहा है, या जिस पार्टी के पक्ष में वो सीटें गई हैं, वही दिल्ली का सिकंदर भी बना है। हमने इतिहास पे भी नज़र डाली थी आज कि 1993 से 2020 तक एक पैटर्न देखा था, जिसमें 2013 एक एक्सेप्शन भी निकल के आया था कि जिन पार्टी ने भी उस सीटों को ज़्यादा लिया उसी की सरकार आई। और भी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हमने बातचीत की कि कैसे यहाँ पे डेमोग्राफी है, 600 झुग्गियाँ हैं, 36 जातियाँ हैं और करीब 17% लोग जो आबादी है वो SC मतदाता हैं।
फिलहाल आज के लिए इतना ही। वोटिंग पैटर्न के एक नए डायमेंशन के साथ आपसे रूबरू होंगे नए एपिसोड में। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं दीपक कार्की, अमर उजाला के लिए नमस्कार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।